साथियों, स्वागत है आप लोग का सफलता एकेडमी एसटीएम में। आज के इस वीडियो में हम लोग सेट नंबर 2 जो 1 मई 2010 को पूछा गया था इसके सारे क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करेंगे आज के इस वीडियो में। चलिए बने रहते हैं हम लोग इस वीडियो में। सबसे पहला क्वेश्चन है 1 नंबर कि निम्नलिखित में से भारतेंदु का सही संधि कौन है। भारतेंदु का सही संधि है, तो इसका आंसर हम लोग का हो जाएगा डी नंबर। भारतेंदु का सही संधि, अब इसका ऑप्शन हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे देखते हैं हम लोग देखते हैं सज्जन का विपरीतार्थक शब्द है। सज्जन का विपरीतार्थक शब्द कौन होगा? तो सज्जन का विपरीतार्थक दुर्जन होगा। सज्जन का विपरीतार्थक क्या होगा? दुर्जन होगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अगला क्वेश्चन जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा का निर्माण का सही उदाहरण। जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा का सही उदाहरण क्या होगा? तो जातिवाचक से भाववाचक का सही उदाहरण हो जाएगा लड़का और लड़कपन। लड़का से लड़कपन, यानी हम लोग का ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, लड़का से लड़कपन। अगला क्वेश्चन देखें हम लोग। निम्न में से किसे आरंभ बोधक संयुक्त क्रिया कौन सी है? निम्न में से आरंभ बोधक संयुक्त क्रिया कौन सी है? तो इसका आंसर हम लोग देखेंगे। ए नंबर ऑप्शन है पेड़ बढ़ता गया, बी यह काम करना पड़ता है, सी वह रोने लगा, और डी यह वह बीच में ही बोल पड़ा। इसका आंसर हो जाएगा हम लोग को, इसका ऑप्शन हो जाएगा हम लोग को 4 का आंसर सी नंबर वह रोने लगा। सी नंबर हो जाएगा वह रोने लगा। 4 का सी नंबर वह रोने लगा। आगे देखते हैं हम लोग। आगे 5वां नंबर क्वेश्चन पाँचवा मैं तुम्हारा विश्वास मैं नहीं करूँगा तो कौन करेगा? उपयुक्त वाक्य में सर्वनाम पदों की संख्या कितनी है? उपयुक्त वाक्य में सर्वनाम शब्दों की संख्या कितनी है? तो इसका आंसर हो जाएगा हम लोग का सी नंबर। सी नंबर यानी 3 है। कितने हैं? 3 है। जिस क्रिया का फल कर्ता पे पड़ता है उसे क्या कहा जाता है? तो जिस क्रिया का फल कर्ता पे पड़ता है उसे अकर्मक क्रिया कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है? तो उसे अकर्मक क्रिया कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है 7 नंबर। निम्नलिखित में से प्रश्नार्थक निपात कौन सा है? निम्नलिखित में से प्रश्नार्थक निपात कौन सा है? तो इसका आंसर हम लोग का हो जाएगा 7 का सी नंबर। क्या जो है प्रश्नवाचक निपात है, प्रश्नवाचक क्वेश्चन मार्क है, इसे कह सकते हैं हम लोग। 8वां नंबर संकेतवाचक अवयव का वाक्य है। संकेतवाचक अवयव का वाक्य कौन सा है? तो संकेतवाचक अवयव का वाक्य हम लोग देखेंगे यह गिलास आधा भरा है। संकेत देने का है तो यह गिलास आधा भरा है, यह हम लोगों को संकेत देने का काम किया जा रहा है, जिसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। आगे हम लोग का है 9 नंबर किसी वर्ण में हलंत का प्रयोग किया जाता है। किसी वर्ण में हलंत का प्रयोग क्यों किया जाता है? तो वर्ण को बिना स्वर से प्रयोग करने के लिए, वर्ण को बिना स्वर से प्रयोग करने के लिए हलंत का प्रयोग किया जाता है। समझ गए? अगला क्वेश्चन 10 नंबर सर्वनाम और सर्वनामिक विशेषण का वाक्य है। सर्वनाम और सर्वनामिक विशेषण का वाक्य कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा यह पुस्तक मेरी है। अगला देखते हैं और वह तुम्हारी है। घर के पास रहने वाला लड़का मेरा दोस्त है, जो पहले आएगा वो पहले पाएगा। आधा गिलास पानी जो रखा है वह तुम पी लो। इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर, यह पुस्तक मेरी है और वह तुम्हारी है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। नीलकंठ शब्द है। अगला क्वेश्चन का है नीलकंठ शब्द है कैसा शब्द है? तो यह एक रूढ़ शब्द है। यह क्या है? तो यह एक रूढ़ शब्द है। चलते हैं हम लोग आगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हम लोग का 12 नंबर कम टू माई पार्टी डैश सैटरडे नाइट। जब भी हम लोगों को किसी दिन रहता है, दिन से किया जाता, चलिए कम टू माई पार्टी ऑन, यहाँ पे हम लोग को यानी डेज से पहले प्रीपोजिशन ऑन का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? तो ऑन का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? ऑन का। अगला 13 नंबर है चूज द करेक्ट ऑप्शन, करेक्ट सेंटेंस। कहता है करेक्ट सेंटेंस को चूज करिए। करेक्ट सेंटेंस को चूज करिए। पहला सेंटेंस हम लोग का द डॉक्टर हैज़ बीन लिविंग हेयर फ्रॉम 2005। तो इसका फ्रॉम का यूज किया गया, इसलिए यह गलत हो जाएगा। अगला कहता है बी नंबर द डॉक्टर इज लिविंग हेयर सिंस 2005। यह भी नहीं होगा। द डॉक्टर हैज़ बीन लिविंग हेयर सिंस 2005। इसका आंसर सी यानी 13 का सी हो जाएगा। आगे चलते हैं हम लोग। आगे देखते हैं कहता पिक आउट द करेक्टली स्पेल्ड। करेक्टली स्पेल्ड चुनने के लिए कह रहा है, इसका सीधा आंसर हो जाएगा डी। इसका आंसर हो जाएगा डी। आगे चलते हैं हम लोग। आगे कह रहा है चूज द करेक्ट एंटोनिम। ऑनेस्ट का एंटोनिम बताना है, तो ऑनेस्ट का एंटोनिम क्या होगा? तो डिजऑनेस्ट। क्या हो जाएगा? डिजऑनेस्ट, जो हम लोग का ऑप्शन नंबर कितना है? डी नंबर में।
ऑनेस्ट, डिसऑनेस्ट का स्पेलिंग ले लीजिए, स्पेलिंग गलत है, इसका ए हो जाएगा, सॉरी इसका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, इसका सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन, यदि ए और बी सी डी, ए बी तथा सी डी एक दूसरे को ओ बिंदु पर काट रहे हैं और ए ओ सी 30 डिग्री है तो ए ओ डी का मान क्या हो जाएगा। इस क्वेश्चन को आप लोग बना लीजिएगा। ए ओ डी का इसका आंसर हम लोग बता देते हैं, इसका आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है, यदि एक घन की प्रत्येक भुजा को 50% बढ़ा दिया जाए तो उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना बढ़ जाएगा। तो एक घन की प्रत्येक भुजा को 50% बढ़ा दिया जाता है तो इसका आंसर डायरेक्ट 50 का स्क्वायर बट्टा 100 यानी 2500, यानी 2500 बाई 100 यानी हो जाएगा 25% बढ़ जाएगा। कितना हो जाएगा, 25% बढ़ेगा तो 125%, कितना हो जाएगा तो 125% हो जाएगा। इसका आंसर 125%। अगला, संचयी ब्रह्मवार्ता वक्र का प्रयोग किया जाता है किसे प्राप्त करने के लिए। तो संचयी ब्रह्मवार्ता का प्रयोग किया जाता है हम लोगों को माध्यिका को निकालने के लिए, माध्यिका यानी मीडियन को निकालने के लिए। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग 19 में, निम्नलिखित में से कौन सा द्विघात समीकरण है। निम्नलिखित में से कौन सा द्विघात समीकरण है। चलिए हम लोग देखते हैं द्विघात समीकरण कौन होगा। जब इसको हम ए नंबर को हल करेंगे तो इधर एक्स स्क्वायर और इधर एक्स स्क्वायर दोनों कट जाएगा, यह खत्म हो जाएगा। इधर एक्स का पावर 4 हो जाएगा। यहाँ देखेंगे तो यहाँ हम लोग का, यहाँ देखेंगे डी नंबर में देखिए तो डी में क्या हो रहा है कि एक्स स्क्वायर और इधर भी एक्स स्क्वायर, यानी इसका आंसर डी सही हो जाएगा। इसका आंसर कितना हो जाएगा तो डी। आगे चलते हैं हम लोग। कहता है 20 नंबर क्वेश्चन, 70,000 रुपये के स्टॉक से 2% की दर पर आय होगी। 70,000 रुपये के स्टॉक से 2% की आय क्या उतनी होगी। तो 70,000 का जैसे ही हम लोग 2% निकालेंगे तो 2%, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो 7 दूना 14 यानी 1400 रुपया इसका आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा 1400 रुपया इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है, सरलीकरण के पश्चात 3x का पावर 4, y का पावर 3, 18x की पावर 3 और 18y का पावर 4 है। तो कुछ नहीं, 18 3 54, x का पावर गुना में जुड़ता है तो x का पावर 7, 4 और 3 7 और y का पावर 8 और y का पावर 8, जो हम लोग के ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्या सही हो जाएगा तो ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर हम लोग का हो गया बी। आगे देखें हम लोग 19 में, एक वृत्ताकार पहिए की त्रिज्या 1.75 मीटर है तथा 11 किलोमीटर की दूरी तय करने में उसे कितने चक्कर लगाने होते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर 2πr इंटू n बराबर टोटल दूरी कितना है 11 किलोमीटर। 2π का मान 22/7, ऐसे r का मान हो गया 1.75 और n निकालना है हम लोग को। 11 किलोमीटर को हम लोग मीटर में बदल लेंगे। इसका आंसर आप लोग निकाल लीजिएगा। इसका आंसर आपको आएगा, यहाँ पे आंसर बता देते हैं, सी नंबर आएगा 1000 चक्कर। इसका आंसर सी हो जाएगा 1000 चक्कर। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। कड़ा एक्स वाई परिमेय संख्या है तो इसका 5 प्लस रूट 111, 3 माइनस रूट 2 रूट 11 प्लस बराबर x प्लस वाई रूट 11। इसका आंसर आप लोग निकाल लीजिएगा। इसका आंसर हो जाएगा 23 का बी नंबर। क्या करिएगा आप लोग निकालिएगा 23 का बी नंबर। आगे देखिए, एक आयताकार हॉल की लंबी भुजा 24 मीटर तथा इसके विकर्ण की लंबाई 26 है। आयताकार क्या है, एक आयताकार का क्वेश्चन देखेंगे 24 नंबर। आयताकार हॉल की लंबाई, एक आयताकार हॉल की लंबी भुजा 24 है और 24 तथा इसके विकर्ण की लंबाई 26 है। तो इसका क्षेत्रफल, तो जब भी हम लोग देखेंगे तो आयत देखेंगे यह 24 हो गया और इसका विकर्ण 26 हो गया। आयत क्या होता था, आयत का गुण होता है कि इसके चारों कोण 90 डिग्री होते हैं। तो जैसे ही 90 डिग्री होता है तो कर्ण लंब हो रहा है, आधार निकालेंगे। जैसे इसका ट्रिपलेट करेंगे तो 6 से 76 माइनस 576, इसमें से घट करके हो जाएगा 100 और 100 पे रूट लगाएंगे यानी 10। कितना निकल जाएगा 10। और हमको क्षेत्रफल निकालना है तो लंबाई गुने चौड़ाई यानी 24 इंटू 10 इक्वल टू हो जाएगा 240। कितना हो जाएगा 240, जो हम लोग के ऑप्शन नंबर जो कितना हो जाएगा तो 240, जो हम लोग का ऑप्शन नंबर कितना दिया गया है बी नंबर आंसर। अगला क्वेश्चन कर रहा है 3 का पावर n इंटू 9 का पावर n प्लस 1 डिवाइड 3 का पावर n माइनस 1 इंटू 9 का पावर n माइनस 1। जैसे ही ऐसा क्वेश्चन है तो इसको आप लोग हल कर लीजिएगा। इसका 25 का आंसर हो जाएगा बी नंबर। इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर। आगे बढ़ते हैं हम लोग
अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 1946 में उद्देश्य संबंधी प्रस्ताव की रचना किसने की थी। उद्देश्य संबंधी प्रस्ताव की रचना किसने की थी, तो यहाँ पे हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू और मोतीलाल नेहरू के प्रयास से उद्देश्य प्रस्ताव को प्रस्तुत किया गया था। जो जवाहरलाल नेहरू तैयार किए थे, जो मोतीलाल नेहरू तैयार किए थे, लेकिन मोतीलाल नेहरू तो यहाँ है नहीं, जिसके कारण हमारा आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। प्रस्तुत करने वाले व्यक्ति जवाहरलाल नेहरू थे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पृथक निर्वाचन पद्धति की शुरुआत निम्न में से किसके द्वारा किया गया था। पृथक निर्वाचन पद्धति की शुरुआत निम्न में से किसके द्वारा किया गया था, तो पृथक निर्वाचन, मुसलमानों को पृथक निर्वाचन दिया गया था मार्ले मिंटे सुधार, जो 1909 में आया था। कितने में आया था, 1909 में। अगला क्वेश्चन कर रहा है 28 नंबर, स्वतंत्रता या मृत्यु का नारा किसके द्वारा दिया गया था। स्वतंत्रता या मृत्यु का नारा किसके द्वारा दिया गया था, तो स्वतंत्रता या मृत्यु का नारा बी अमेरिकी सेना के द्वारा दिया गया था। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम 4 जुलाई 1976 को हुई थी। अमेरिका 4 जुलाई 1976 को आज़ाद हुआ था और उससे एक बोस्टन टी पार्टी संबंधित थी जो 1973 में हुआ था। बोस्टन टी कब हुआ था, तो 1973 में था। आगे देखिए अगला क्वेश्चन का हमला को बोस्टन बंदरगाह पे 340 चाय के बॉक्सों को समुद्र में फेंका गया था, यह संबंधित है तो बोस्टन टी पार्टी से संबंधित है और यह अमेरिकी क्रांति से संबंधित है। किससे संबंधित है, तो अमेरिकी क्रांति और बोस्टन टी पार्टी से संबंधित है। अगला क्वेश्चन, अमेरिका, कनाडा, डेनमार्क, ब्रिटेन, पुर्तगाल, फ्रांस, बेल्जियम, हॉलैंड, लग्जमबर्ग, तुर्की और ग्रीस के एक सैनिकों की संधि को कहा जाता है। क्या कहा जाता है, तो इस संधि को कहा जाता है नाटो। नाटो की अगर हम लोग बात करें तो नाटो में अब कितने देश हैं, तो 31 देश हैं। इसकी राजधानी बेल्जियम है। इसकी राजधानी क्या है, बेल्जियम है ना। और इसमें 31 देश है। फिनलैंड जो है 31वां देश है जुड़ने के लिए। जुड़ने वाला कितना है, 31वां देश फिनलैंड। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, राष्ट्र संघ के अस्थायी सदस्य थे। राष्ट्र संघ की स्थापना की अगर हम लोग बात करें तो राष्ट्र संघ की स्थापना 10 जून 1920 ईस्वी को हुआ था, प्रथम विश्व युद्ध के बाद। प्रथम विश्व युद्ध के बाद, जिसे लीग ऑफ नेशन कहा जाता था। क्या कहा जाता था, लीग ऑफ नेशन कहा जाता था। और इसकी स्थापना हुई थी 10 जून 1920 को। यह इसका उद्देश्य था दूसरा विश्व युद्ध न होने देना, लेकिन यह असफल हो गया और दूसरा विश्व युद्ध हो गया। इसका आंसर हो जाएगा हम लोगों बी, फ्रांस, ब्रिटेन, इटली और जापान। क्या हो जाएगा, फ्रांस, ब्रिटेन, इटली और जापान इसका अस्थायी सदस्य थे। अमेरिका इसके अस्थायी सदस्य नहीं थे। अमेरिका इसके अस्थायी सदस्य नहीं थे। अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेंगे 32 कहता है प्रथम विश्व युद्ध का मुख्य कारण क्या था। तो प्रथम विश्व युद्ध का मुख्य कारण था, है ना, प्रथम विश्व युद्ध का मुख्य कारण था त्रिपक्षीय संघर्ष था इसका कारण। बी नंबर आंसर हो जाएगा। आगे कहता है पाषाण युग में काटने के लिए समानता प्रयुक्त उपकरणों को कहा जाता था, तो गडासा कहा जाता था। क्या कहा जाता था, तो गडासा कहा जाता था। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, गुप्त काल के प्रसिद्ध गणितज्ञ थे। प्रसिद्ध गणितज्ञ कौन थे, तो गुप्त काल के प्रसिद्ध गणितज्ञ आर्यभट्ट थे, जिन्होंने जीरो और पाई का खोज किया था। सूर्य सिद्धांत थे और आर्यभट्टियम नामक पुस्तक की रचना किया था। अलाई दरवाज़ा किसके शासन में काल में बनाया गया था, तो अलाई दरवाज़ा को अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में बनाया गया था। अलाउद्दीन खिलजी वंश के शासक थे, जो खिलजी वंश के सबसे प्रमुख शासक हुए थे। इन्होंने चित्तौड़ अभियान किया था और रानी पद्मावती को जीतने के लिए इन्होंने 1303 में चित्तौड़ अभियान किया और चित्तौड़ अभियान में यह जीते, लेकिन पद्मावती को प्राप्त नहीं कर पाए, क्योंकि उनके पति राणा रतन सिंह की मृत्यु के बाद पद्मावती और वहाँ की सारी महिलाएं क्या की थी, तो जौहर विधि से अपने प्राण को त्याग दी। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, राजा राम मोहन राय के द्वारा चलाया गया सुधार आंदोलन था। राजा राम मोहन राय के द्वारा चलाया गया सुधार आंदोलन ब्रह्म समाज था। राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि अकबर द्वितीय के द्वारा दिया गया था। इन्होंने 1829 में सती प्रथा का विरोध किया और सती प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया लॉर्ड विलियम बेंटिंग की मदद से। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग 37 नंबर, थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किनके द्वारा की गई थी। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किनके द्वारा की गई थी, तो इसका आंसर हो जाएगा मैडम ब्लावात्स्की के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, गदर पार्टी की स्थापना कहाँ हुआ था। गदर पार्टी की स्थापना कहाँ हुई थी, तो गदर पार्टी की स्थापना कनाडा और यूएसए में लाला हरदयाल ने 1913 में किए थे। कौन थे, लाला हरदयाल कब किए थे, तो 1913 में। अगला क्वेश्चन, महात्मा गांधी ने भारतवर्ष में पहला सत्याग्रह कहाँ प्रारंभ किया। भारतवर्ष में पहला सत्याग्रह कहाँ पर किए थे, तो चंपारण 1917 में। चंपारण में उसे आने का न्योता 1916 के लखनऊ अधिवेशन हो रहा था और लखनऊ अधिवेशन में राजकुमार शुक्ला व्यक्ति ने उनके क्या था, न्योता दिया था, जिसके कारण गांधी जी बिहार के चंपारण आते हैं और यहाँ से पहला सत्याग्रह स्टार्ट करते हैं। बिहार के चंपारण में 3 कठिया प्रणाली को समाप्त करते हैं और नील की खेती पर प्रतिबंध लगाते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है
40 नंबर, असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो असहयोग आंदोलन की हम लोग बात करें तो असहयोग आंदोलन 1920 में शुरू हुआ था। 1920 में शुरू हुआ था, जिसे 12 मार्च 1922 को चौरा चौरी हत्याकांड के बाद प्रतिबंध स्थगित कर दिया गया था। चौरा चौरी कांड हुई था 5 फरवरी 1922 को। 22 पुलिसकर्मियों को क्या किया गया था? तो जिंदा जला दिया गया था, जिसके कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को क्या कर दिया तो स्थगित कर दिया था। कब? तो 12 फरवरी 1922 को। अगला क्वेश्चन कर रहा है, इक्वाडोर के चिम्बराओ ज्वालामुखी निम्न में से किस श्रेणी में आता है? तो इक्वाडोर का चिम्बराओ जो ज्वालामुखी है यह हो जाता है शांत क्षेत्रों में आता है। यह किस क्षेत्र में आता है? तो शांत, इसे शांत ज्वालामुखी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, विषुवत रेखा क्षेत्र के सघन वन लाभदायक है। विषुवत रेखा क्षेत्र के सघन वन लाभदायक है, तो कब किस लिए लाभदायक है? तो जड़ी बूटी के लिए है। या किस लिए है? तो जड़ी बूटी के। आप ग्लास हाउस में सब्जियां उगाएंगे, तो आप ग्लास हाउस में सब्जियां कहाँ उगाएंगे? तो ग्लास हाउस में सब्जियां को हम टुंड्रा प्रदेशों में उगाएंगे। कहाँ उगाएंगे? तो टुंड्रा प्रदेशों में। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है, विषुवत रेखा के समीप तापमान सबसे अधिक होता है क्योंकि? विषुवत रेखा के अधिक तापमान सबसे अधिक होता है। तो जैसे हम लोग बात करें, हम लोग की पृथ्वी गोल है, पृथ्वी के बीचों बीच जो रेखा गुजरती है 0 डिग्री, इसे कहा जाता है विषुवत रेखा। इससे ऊपर जो रेखा गुजरती है इसको कर्क रेखा क्या कहा जाता है? कर्क रेखा जो 23.5 डिग्री होती है, और इससे नीचे गुजरता है मकर रेखा जो 23.5 डिग्री होती है। उससे ऊपर आर्कटिक रेखा और इससे नीचे आर्कटिक रेखा। ऊपर में 9 डिग्री पोल और नीचे में दोनों डिग्री पोल को मिलाने वाली रेखा को देशांतर रेखा कहा जाता है। दोनों पोल के मिलाने वाली रेखा को देशांतर रेखा कहा जाता है। जैसे जैसे हम लोग विषुवत रेखा से ऊपर की ओर जाएंगे हमारा तापमान घटेगा। जैसे जैसे हम लोग विषुवत रेखा से ऊपर की ओर जाएंगे हमारा तापमान क्या होगा? घटता चला जाएगा। तो इसका आंसर हो जाता है विषुवत रेखा के समीप तापमान सबसे अधिक होता है क्योंकि हो जाएगा ताप छोटे क्षेत्र में क्या होता है? केंद्रित होता है। इसका आंसर हो जाएगा ताप छोटे क्षेत्र में केंद्रित होता है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है, अग्नेय शैलों में निम्नलिखित में से कौन से तत्व नहीं पाए जाते हैं? अग्नेय शैलों में निम्नलिखित में से कौन से तत्व नहीं पाए जाते हैं? तो अग्नेय शैल में क्या होता है? तो अग्नेय शैल में इसे परतदार चट्टान भी कहते हैं। इसका आंसर यह हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं हम लोग, निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य फसल नहीं है? निम्नलिखित में कौन सा खाद्य फसल नहीं है? तो चावल है, गेहूं है, मकई है और चाय नहीं है। चाय एक नकदी फसल है और यह एक पेय फसल है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कारक विषम जलवायु के लिए मुख्यतः उत्तरदायी है? निम्नलिखित में से कौन सा कारक विषम जलवायु के लिए मुख्यतः उत्तरदायी है? तो विषम जलवायु के लिए उत्तरदायी है हम लोग का सागर से दूरी। अगला, धरातल से ऊंचाई नहीं, सागर से दूरी। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अगला 48 नंबर, 48 का राज्य 48 नंबर, हाँ, जनगणना 2001 के अनुसार निम्न में से किस राज्य में महिला साक्षरता दर सबसे अधिक है? तो केरल। महिला साक्षरता दर केरल का सबसे अधिक है। अगला क्वेश्चन देखिए, लिग्नाइट किस प्रकार का कोयला है? तो लिग्नाइट किस प्रकार का कोयला है? तो लिग्नाइट यहाँ पे एक निम्न स्तर का है। अब कोयला की अगर हम लोग बात करें तो सबसे अच्छा कोयला होता है एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट कोयला। कौन सा होता है? पीट कोयला। यह सबसे अच्छे होते हैं, यह मध्यम होते हैं और यह दोनों निम्न स्तर के होते हैं। लिग्नाइट और पीट कोयला क्या होते हैं? तो निम्न स्तर के होते हैं। क्या होते हैं? तो निम्न स्तर के होते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, गेहूं किस प्रकार की फसल है? तो गेहूं किस प्रकार की फसल है? तो गेहूं एक शीतोष्ण फसल है। गेहूं की अगर हम लोग बात करें तो यह रबी फसल है। इसकी बुआई नवंबर दिसंबर में होती है और इसे काटा जाता है मार्च और अप्रैल में। इसे बोने समय तापमान कम रहता है लेकिन काटने के समय तापमान ठीक रहता है, अच्छा रहता है, जिसके कारण इसे शीतोष्ण जलवायु कहा जाता है। आगे, इंडियन कॉपर कॉरपोरेशन कहाँ स्थित है? अगला क्वेश्चन है, इंडियन कॉपर कॉरपोरेशन कहाँ स्थित है? तो इसका सी नंबर घाटशिला में स्थित है। कहाँ स्थित है? तो घाटशिला में। निम्न में से कौन सा राज्य गेहूं के उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है? तो गेहूं उत्पादन में सबसे प्रथम स्थान रखता है यूपी। लेकिन प्रति हेक्टेयर की बात किया जाए तो प्रति हेक्टेयर में पंजाब होगा। चावल उत्पादन में सबसे अग्रणी राज्य है पश्चिम बंगाल। चावल उत्पादन में सबसे अग्रणी राज्य है पश्चिम बंगाल। अगला क्वेश्चन, वायुमंडल की परत, वह परत जो पृथ्वी के पर रेडियो प्रसारण के लिए उत्तरदायी है। वायुमंडल की वह परत जो पृथ्वी पर रेडियो प्रसारण के लिए उत्तरदायी है, क्या होगा? तो इसका आयन मंडल होगा। अगर वायुमंडल की बात करें तो सबसे निचला मंडल होता है क्षोभ मंडल। कौन होता है? क्षोभ मंडल। उससे ऊपर होता है समताप। कौन सा मंडल?
समताप मंडल। उससे ऊपर होता है आयन मंडल, मध्य मंडल। उससे ऊपर होता है आयन मंडल और सबसे ऊपर होता है बहिर्मंडल, सबसे ऊपर बहिर्मंडल। क्षोभ मंडल में मौसम संबंधित घटनाएं होती है, आंधी तूफान वगैरह होता है। समताप मंडल में हवाई जहाज उड़ता है और उसके बाद ओजोन परत होती है। ओजोन का फार्मूला O3 होती है। 17 सितंबर को ओजोन 16 सितंबर को ओजोन संरक्षण दिवस मनाया जाता है। चलिए आगे हम लोग देखेंगे। और ये रेडियो प्रसारण के लिए हम लोग का आयन मंडल, रेडियो प्रसारण के लिए आयन मंडल। अगर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग तो इसका आंसर हो जाएगा आयन मंडल। आगे देखेंगे हम लोग स्टैलेक्टाइट स्थलाकृति का निर्माण होता है। तो स्टेलेलाइट स्थलाकृति का निर्माण होता है किसके द्वारा? तो बी, भूमिगत जल के द्वारा। आगे देखिए, दार्जिलिंग जिला किस राज्य का भाग है? तो दार्जिलिंग जिला पश्चिम बंगाल का भाग है। दार्जिलिंग की चाय को GI टैग दिया गया था, है ना। दार्जिलिंग की चाय सबसे फेमस था, जब पहला GI टैग दार्जिलिंग की चाय को दिया गया था। आगे देखिए, विधान परिषद के सदस्य का कार्यकाल कितना होता है? तो विधान परिषद के सदस्य का कार्यकाल 6 वर्षों का होता है। कितने वर्षों का होता है? तो 6 वर्षों का होता है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। नीति निर्देशक तत्व सरकार के मार्गदर्शन हेतु किसके द्वारा दिए गए थे? तो नीति निर्देशक तत्व सरकार के मार्गदर्शन हेतु किसके द्वारा दिए गए थे? तो संविधान के द्वारा दिए गए। लोकसभा वगैरह नहीं, संविधान के भाग 4 में नीति निर्देशक तत्व की चर्चा किया गया, जो संविधान के 36 से लेकर अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक है। 36 से नीति निर्देशक तत्व के बारे में कहा गया है कि इसके लिए क्या कहते हैं ना, इसके लिए यह बाध्य नहीं है, इसकी मांग के लिए हम सुप्रीम कोर्ट वगैरह नहीं जा सकते हैं। यह अगर आपको मिलती है तो मिल रहा है, नहीं मिलती है तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे देखेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अगला कह रहा है, पंचायती राज संस्थानों के जिला स्तर पर सर्वोच्च अंग का नाम है। सर्वोच्च अंग का नाम क्या है? तो पंचायती राज के सर्वोच्च अंग का नाम क्या हो जाएगा? हम लोग देखेंगे पंचायती राज में, तो यहाँ पे हो जाएगा हम लोग का आंसर बी नंबर, जिला परिषद सबसे सर्वोच्च अंग होता है। पंचायती राज संस्थानों में जिला परिषद सबसे सर्वोच्च अंग होते हैं। किस राज्य में द्विसदनात्मक विधानमंडल नहीं है? तो बिहार में है, यूपी में है, महाराष्ट्र में, केरल में नहीं है। केरल में ये अगर द्विसदनात्मक विधानमंडल की बात करें तो यह मात्र 6 राज्यों में है। कितने राज्यों में है? 6 राज्यों में, बिहार, यूपी, महाराष्ट्र, कर्नाटका, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। कितने राज्य में है? 6 राज्य में है। कितने राज्य में है? 6 राज्य में। कर्नाटका और आंध्र प्रदेश कितने राज्य में है? तो 6 राज्यों में है ना। चलिए अगला, तो इसका आंसर हो जाएगा केरल। आगे देखिए, पंचशील समझौता किन देशों के बीच हुआ था? तो पंचशील समझौता भारत और नेपाल के बीच हुआ था 29 अप्रैल 1954 को पंचशील समझौता हुआ था। और इस पंचशील समझौता के बाद हम लोग हिंदी चीनी भाई भाई के हैं, लेकिन चाइनों ने हम लोग पे हमला कर दिया था भारत पे 1962 में, जिसके कारण 1962 में भारत और चीन का युद्ध हुआ। भारत और चीन युद्ध 1962 में हुआ था। आगे हम लोग देखेंगे, संयुक्त राष्ट्र में अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस और चीन अस्थायी सदस्य है। तो संयुक्त राष्ट्र के सुरक्षा परिषद में यह क्या है? अस्थायी सदस्य। संयुक्त राष्ट्र के सुरक्षा परिषद में लोग क्या है? ये देश अस्थायी है। तो इसका आंसर नंबर डी। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, अगला क्वेश्चन, भारत के एक समझौते के तहत संयुक्त राष्ट्र को अपनी कौन सी सेना भेजने पर सहमति थी? भारत के एक समझौते के तहत संयुक्त राष्ट्र को अपनी कौन सी सेना भेजने पर सहमति दी थी? तो 62 का आंसर हो जाएगा डी नंबर, भारतीय शांति सेना। कौन सी सेना थी? तो भारतीय शांति सेना, यानी डी नंबर। प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का अस्तित्व किस देश में है? प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का संबंध किस देश में है? तो सी नंबर, स्विट्जरलैंड में है। कहाँ है? तो स्विट्जरलैंड। प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का अस्तित्व किस देश में है? तो स्विट्जरलैंड में। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अगला क्वेश्चन कहता है, सार्क के भूमिका निभाने वाला देश कौन कौन है? तो सार्क की अगर बात करें तो साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, रीजनल कोऑपरेशन है। इसकी स्थापना 1985 में हुई थी और इसकी स्थापना 1985 में हुई थी और यह कहाँ है? तो यह इसकी स्थापना यहाँ, इसका मुख्यालय काठमांडू में है। इसमें टोटल 8 राज्य देश है। कितने देश है? तो 8 देश है। हमारे भारत के सभी पड़ोसी देश, जैसे पाकिस्तान, पहला देश पाकिस्तान, अफगानिस्तान है ना, चीन, कौन है? तो चीन है ना, चीन, भूटान, बांग्लादेश 1 2 3 4 5 बांग्लादेश, क्या कहते हैं, श्रीलंका, मालदीव और भारत। श्रीलंका, मालदीव और भारत, टोटल 8 देश हैं।
8 देश हैं। चाइना और म्यांमार जो हमारे पड़ोसी देश होते हुए भी सार्क में नहीं है। तो इसका आंसर हम लोग का हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा सार्क में भूमिका निभाने वाले देश कौन नहीं है, निभाने वाला देश, मुख्य भूमिका निभाने वाला देश भारत है। सॉरी, यहाँ पे भारत की मुख्य भूमिका के बारे में कह रहा है। तो सार्क में सबसे बड़े देश और सबसे मुख्य भूमिका निभाने वाले देश भारत है, हम लोग हैं। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है, अगला क्वेश्चन के अनुच्छेद 19 के अंतर्गत कौन सा स्वतंत्रता का अधिकार नहीं है। तो कौन सा अधिकार नहीं है, तो संघ या संगठन की रचना का अधिकार है, भाषण या अभिव्यक्ति है, व्यक्तित्व स्वतंत्रता का है, भारत की किसी भी निर्माण का है, व्यक्तित्व स्वतंत्रता का अधिकार, संघ या संगठन रचना का, व्यक्तित्व स्वतंत्रता का अधिकार नहीं है, व्यक्तित्व स्वतंत्रता का अधिकार नहीं है। अगला क्वेश्चन कर रहा है हम लोग को कि निम्नलिखित में कौन सा संविधान की विशेषता नहीं है, निम्नलिखित में कौन सी संविधान की विशेषता नहीं है। तो संघात्मक शासन प्रणाली है, एक अलिखित नहीं, हम लोग का भारत का संविधान लिखित संविधान है। कैसा संविधान है, लिखित संविधान है। भारत देश का सबसे बड़ा लिखित संविधान है, भारत विश्व का सबसे बड़ा लिखित, लेकिन पहला लिखित संविधान अमेरिका का है। और सबसे बड़ा अलिखित संविधान का किसका है, तो ब्रिटेन का। कहता है उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की रिटायरमेंट की उम्र, हाई कोर्ट में जो मुख्य न्यायाधीश बैठते हैं उनकी रिटायरमेंट की उम्र होती है 62। लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट के पूछा जाए तो सुप्रीम कोर्ट में होता है 65, सुप्रीम कोर्ट में 65। हाई कोर्ट की रचना के बारे में हमारे संविधान के अनुच्छेद 214 और सुप्रीम कोर्ट के बारे में 124, सुप्रीम कोर्ट के बारे में 124। आगे कहता है राज्य का एक मूलभूत तत्व है, राज्य का मूलभूत तत्व क्या होता है, तो धर्म, समाज, परिवार नहीं, संप्रभुता। राज्य के पास संप्रभुता होता है। संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय बाल आपातकाल फंड के लिए यूनिसेफ का स्थापना किया गया था। यूनिसेफ का स्थापना जब बच्चों के विकास अंतर्राष्ट्रीय कोष देता है बच्चों के विकास करने के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन, तो इसका यूनिसेफ हो जाएगा। अगला नंबर कहता है किसी राज्य के राज्यपाल के संबंध में कौन सा कथन गलत है। राज्यपाल, तो राज्यपाल केंद्र सरकार द्वारा नामित होता है, राज्यपाल के चुनाव संसद करती है, राज्यपाल उस राज्य का नहीं होना चाहिए जहां उसकी नियुक्ति हुई है। सही बात है, अच्छा ये तो सही है। 2 या 2 से अधिक राज्य को, यह भी सही है। राज्यपाल केंद्र सरकार द्वारा नामित होता है, यह देखते हैं हम लोग 70। तो यह इसका ए भी सही है। बी नंबर, राज्यपाल का चुनाव संसद करती है, राज्यपाल का चुनाव संसद नहीं, राज्यपाल का चुनाव आयोग करती है, चुनाव आयोग करती है। आगे देखेंगे हम लोग, तरंगे जो एक धातु से संचरित होती है, तरंगे जो एक धातु से संचरित होती है, इसका आंसर हो जाएगा हम लोग का 71 नंबर। कहता है सी नंबर, ए और बी, अनुदैर्ध्य और अनुप्रस्थ दोनों, लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स दोनों होती है। क्या क्या होता है, लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स दोनों होती है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अगला, एक चाबी भरी हुई घड़ी में, एक चाबी भरी हुई घड़ी की कमानी में किस प्रकार की ऊर्जा होती है। जब भी चाबी भरी घड़ी को पूछा जाए तो स्थितिज ऊर्जा क्या होती है, तो स्थितिज ऊर्जा होती है। स्थितिज ऊर्जा की फार्मूला अगर हम लोग बात करें तो mgh, और एक होता है काइनेटिक एनर्जी जिसका 1/2 mv², क्या होता है 1/2 mv²। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अगला कहता है 50 न्यूटन के बल का एक्स अक्ष पर 30 न्यूटन है। तो एक्स अक्ष पे देखेंगे 50 और 30 है, उसका वाई अक्ष की दिशा। तो एक्स अक्ष की बात करें तो एक्स अक्ष पे 30 है, वाई अक्ष पे 40 है, उसका कितना है नहीं पता है, वाई अक्ष पे कितना है नहीं पता, लेकिन उसका कितना क्या है 50 है। तो जब भी ऐसे देखेंगे त्रिप्लेट में तो यह 40 निकल के आ जाएगा। कितना हो जाएगा 40। तो 73 का आंसर नंबर हो जाएगा 40 नंबर। 73 का आंसर क्या हो जाएगा 40 नंबर। चलिए 73 का आंसर हो जाएगा 40 नंबर। कितना नंबर हो जाएगा 14। आगे देखिए, एक रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो रॉकेट हमेशा संवेग संरक्षण के सिद्धांत किस पे, तो संवेग नहीं गति के तृतीय नियम पे काम करते हैं। क्रिया प्रतिक्रिया कहा जाता है इसको। एक पत्थर एक भवन की छत से छोड़ने पर उसकी पृथ्वी की सतह तक गिरने में 4 सेकेंड लगता है, तो भवन की ऊंचाई क्या होगी। तो भवन की ऊंचाई क्या होगी, जब भी हम लोग ऐसा क्वेश्चन आएंगे तो 1/2 इसका हो जाएगा GT²। क्या हो जाएगा GT²। 4 सेकेंड है तो 1/2, टी का मान 10 ले लीजिए और यहाँ 4 है तो 16। ऐसे करके जैसे ही इसको बनाएंगे तो हमारा आंसर इसका आ जाएगा डी नंबर,
78.4। आगे देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है एक घर में 60 वाट के 5 लैंप, 75 वाट के 4 पंखे 6 घंटे उपयोग किए जाते हैं तो 30 दिन में 1 महीने को उपयोग किए। तो 60 वाट के 5 है तो 60 × 5, 75 वाट के 4 है तो 4, 6 घंटे तक यूज किया जाता है। कितने घंटे तक? तो 6 घंटे तक ये दोनों यूज किया जाता है। तो 300 यूनिट यहाँ हो जाएंगे 300 और यह हो जाएंगे 300, दोनों मिला के 600, 600 × 600 3600, कितना हो जाएगा 3600। जैसे ही 3600 हो जाएगा कितना हो गया 3600। अब यहाँ हम डिवाइड दे देंगे तो कटेगा, कट करके हम लोग आंसर आ जाएगा या 30 दिनों तक, वो सॉरी 3600 गुने 30 हो जाएगा 10,008, यहाँ पे हो जाएगा 30, यानी कहने का इसको कह सकते हैं 1,08,000। 1,08,000 जैसे ही हम 1000 से डिवाइड लगाएंगे तो 108 बच जाएगा, जो हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 108 यूनिट खर्च हो जाएगा। कितना यूनिट हो जाएगा? 108 यूनिट खर्च हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन, एक तरंग 8 सेकेंड में 24 चक्कर पूरा करती है तो तरंग की आवृत्ति, तो 0.8 सेकेंड में अगर वो 24 करती है तो 1 तरंग में, तो 1 में हो जाएगा 24/8। जैसे इसको बनाया जाएगा तो 3 30, कितना हो जाएगा 3 दाही 30 हो जाएगा। कितना हो जाएगा इसका आंसर? 30 नंबर। तो ए नंबर 78 का ए नंबर यानी 30 आंसर हो जाएगा। अगला कहता है एक अस्थायी चुंबक किसी निश्चित बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र B उत्पन्न करता है। यदि उसे 2 बराबर भागों में काट दिया जाए तो उस बिंदु पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा? तो जब जैसा ही ऐसा क्वेश्चन हम लोग को मिले तो हम लोग उसको अगर 2 भागों में काटा जाता है, तो उसका 2 भाग में बढ़ जाएगा। कितना भाग में बढ़ जाएगा? तो 2 भागों में बढ़ जाएगा, यानी आंसर नंबर B/2 क्या हो जाएगा? 2 भागों में। आगे देखिए कहता है सूचीबद्ध फोकस दूरियों वाले 4 लेंसों का प्रयोग एक सूक्ष्मदर्शी अभिदर्श के रूप में विचार में किया गया था। उसका आंसर हम लोग देख लेंगे, छोड़िए 5। आगे आ जाइए अगला देखिए हम लोग अगला क्वेश्चन कर रहा है घरेलू खाना पकाने की गैस मुख्य रूप में होते हैं। तो घरेलू खाना पकाने वाले गैस के मुख्य रूप में क्या होते हैं? तो यह इसमें होते हैं ब्यूटेन आइसोब्यूटेन का द्रवित मिश्रण। क्या होते हैं? तो डी नंबर ब्यूटेन आइसोब्यूटेन का द्रवित मिश्रण होते हैं। क्या होते हैं? तो आइसोब्यूटेन का द्रवित मिश्रण होते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे रदरफोर्ड के अल्फा कण का प्रकीर्णन का प्रयोग जिसकी खोज किए थे। रदरफोर्ड के अल्फा कण प्रकीर्णन की खोज किए थे, वह प्रोटॉन था। क्या था? तो वह प्रोटॉन थे। क्या थे? तो प्रोटॉन थे। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे वह सेल जिसमें विद्युत धारा उत्पन्न रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप कहलाता है। वह सेल जिसमें विद्युत धारा का उत्पादन रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप होता है क्या कहलाता है? तो क्या कहलाता है वह? तो वह विद्युत रासायनिक सेल कहलाता है। वह विद्युत रासायनिक सेल कहता है। आगे कहता है समांगी सदृश्य मिश्रण का उदाहरण है। समांगी सदृश्य मिश्रण का उदाहरण है तो इसमें हो जाएगा हम लोग का ए नंबर गन पाउडर। क्या हो जाएगा? गन पाउडर। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे स्फटिक रासायनिक दृष्टिकोण से होते हैं। तो स्फटिक रासायनिक दृष्टिकोण से क्या होते हैं? तो ए नंबर 85 का ए नंबर SiO2 जिसे ही क्वार्ज कहा जाता है। क्या कहा जाता है? क्वार्ज कहा जाता है। क्वार्ज क्या कहा जाता है? तो क्वार्ज कहा जाता है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अगला क्वेश्चन जब मैग्नीशियम और क्लोरीन के बीच अभिक्रिया होती है तब मैग्नीशियम और क्लोरीन के बीच अभिक्रिया होती है तो क्या होता है? तो मैग्नीशियम में दो परमाणु होते हैं और क्लोरीन में 1 परमाणु होता है, जिसके कारण अगर देखेंगे तो मैग्नीशियम के परमाणु 2 इलेक्ट्रॉन को त्याग करता है। मैग्नीशियम का परमाणु क्या करते हैं? तो 2 आगे वह तरल जो ऑक्सीकारक और अवकारक दोनों के तरह कार्य करता है। यह ऑक्सीकारक और अवकारक दोनों की तरह कार्य करता है। यह 87 नंबर का हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में किस अणु में द्वि बंधन है? किस अणु में द्वि बंधन है? तो किस में है? इसमें देख लीजिए ऑक्सीजन में 2 बंधन है। ऑक्सीजन में क्या है? द्वि बंधन है। आगे देखिए दहन की क्रिया के लिए कौन सी शर्त आवश्यक है? दहन की क्रिया के लिए कौन सी शर्त आवश्यक है? तो अदहन पदार्थ, दहन के अपोषक पदार्थ की उपस्थिति, पदार्थ के ज्वलन ताप की प्राप्ति, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति। ऑक्सीजन की अगला इसका आंसर हो जाएगा हम लोग का पदार्थ के ज्वलन ताप की प्राप्ति, सी नंबर। अगला देखिए अगला कार्बन 6 C का पावर 4 यानी 6 कार्बन 14
तथा N कार्बन 14 उदाहरण है। तो देखिए ना, दोनों का परमाणु जो द्रव्यमान है यह बराबर है, जिसके लिए इसको हम लोग कह सकते हैं समभारिक। क्या कह सकते हैं? समभारिक। चलिए अगला, प्रकाश संश्लेषण की दर अधिकतम होती है। प्रकाश संश्लेषण की दर अधिकतम किस में होती है? तो लाल रंग में। प्रकाश संश्लेषण की दर हमेशा लाल रंग में अधिक होगी, वेवलेंथ भी अधिक होगा, उसके बाद वेलोसिटी भी अधिक होगी, बाकी सब चीज़ इसमें क्या होगा? कम होगा। इसको देखेंगे प्रकाश संश्लेषण की प्रकाश संश्लेषण की दर किस में कम होती है? तो लाल प्रकाश में कम होती है, तो लाल प्रकाश में होती है। लाल प्रकाश में क्या होती है? तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कम होती है। अगला, एक पौधे पर दूसरा उगने वाला पौधा क्या कहलाता है? एक पौधे पर दूसरा उगने वाला पौधा एपीफाइट कहलाता है। क्या कहलाता है? तो एपीफाइट कहलाता है, जो हम लोग का डी नंबर। एम्फीबियंस क्या होते हैं? एम्फीबियंस वह होते हैं जो जल और स्थल दोनों पे रहते हैं। जल और स्थल दोनों पे रहते हैं, उसे ही एम्फीबियन कहा जाता है, जिसका आंसर हम लोग का डी हो जाएगा, जल और स्थल में रहने वाले। अगला कहता है, निम्नलिखित में से कौन पौधे में उत्सर्जन का एक उपोत्पाद नहीं है? पौधों का उत्पाद नहीं है। तो टेनिन, यूरिक एसिड, गोंद और लेटेक्स कौन नहीं है? तो सी नंबर, यूरिक एसिड। यूरिक एसिड नहीं है। अगला देखिए, निम्नलिखित में कौन सी संरचना प्रोकैरियोटिक कोशिका में नहीं पाई जाती है? कौन सी संरचना प्रोकैरियोटिक कोशिका में नहीं पाई जाती है? तो इसका हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा हम लोग का सी नंबर, केंद्रक झिल्ली नहीं पाई जाती है। सी नंबर क्या हो जाएगा? केंद्रक झिल्ली नहीं पाई जाती। फसलों पर डीडीटी के छिड़काव से प्रदूषित होता है। फसलों पर डीडीटी के छिड़काव से प्रदूषित होता है, तो वायु, मृदा और जल सभी क्या हो जाएंगे? वायु, मृदा और जल तीनों हो जाता है। डीडीटी का छिड़काव किया जाता है, मृदा भी प्रभावित है, जल भी और वायु भी। अगला क्वेश्चन कहता है, एफ्लाटॉक्सिन नामक विष उत्पन्न किया जाता है। एफ्लाटॉक्सिन नामक विष उत्पन्न किया जाता है। तो एफ्लाटॉक्सिन क्या होता है? तो फंगस के द्वारा उत्पन्न किया जाता है। किसके द्वारा उत्पन्न किया जाता है? तो फंगस के द्वारा। एफ्लाटॉक्सिन किसके द्वारा? तो फंगस के द्वारा। अगला, मानव शरीर के किस अंग में रुधिर ऑक्सीजन युक्त होता है? मानव शरीर के किस युग में रुधिर ऑक्सीजन युक्त होता है? तो यह होता है बी नंबर, फेफड़ा में ऑक्सीजन युक्त होता है। जैसे हम लोग देखेंगे, हमारे मानव शरीर का जो हार्ट होता है उसमें 4 चैम्बर होते हैं। कितने चैम्बर होते हैं? 4 चैम्बर होते हैं। पहले वाले को कहा जाता है, इसको बायां आलिंद। इसको क्या कहा जाता है? इसको दायां का आलिंद कहा जाएगा, इसको दायां निलय कहा जाएगा। और यह बायां आलिंद होते हैं, यह दायां निलय होते हैं। दायां निलय, यहाँ से क्या होता है? ब्लड इधर से आता है और इसके द्वारा बायां आलिंद से बायां आलिंद से बायां निलय, और बायां निलय से दायां निलय आलिंद, और दायां आलिंद से क्या होता है? तो इस तरह यहाँ फैलता है और इससे पूरे शरीर में क्या हो जाता है? चला जाता है। चलिए अगला देखिए, आगे कहता है, सुमेलित युग्म नहीं है। साल्मोनेला कुष्ठ रोग, प्लाज्मोडियम मलेरिया, टीनिया सोलियम टेनेसिस और पैराथर्मोन ऑस्टोपोरियोसिस। ये नंबर जो होता है साल्मोनेला टाइफोसा के द्वारा क्या होता है? तो साल्मोनेला टाइफोसा के द्वारा टाइफाइड होता है। टाइफाइड होता है, बाकी सभी क्या है? सुमिलित है। प्लाज्मोडियम मलेरिया जो होते हैं या एनाफिलीज मच्छर के काट लेने से हो जाता है। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन कहता है, मियोसिस कौन सा कथन सही है? मियोसिस के लिए कौन सा कथन सही है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी। मियोसिस के लिए मियोसिस 1 अर्धसूत्री विभाजन होता है। क्या होता है? अर्धसूत्री विभाजन होता है। तो ठीक है दोस्तों, हम लोग पूरा 100 क्वेश्चन को देख लिए। बने रहिए आगे, और हम लोग अगला तीसरा सेट लेकर के आएंगे। थैंक यू, धन्यवाद।